16 में या बीए फर्स्ट ईयर में आया था, तो 16 से 19 कंटेंट का बहुत अभाव था और डिजिटल तक पहुँच हम लोग की उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वहाँ पर जो सहपाठी हुआ करते थे हमारे, हाँ। वे पुस्तकें पढ़ के सुनाया करते थे। हम उसको रिकॉर्ड करते थे, सामान्य मोबाइलों में रिकॉर्ड करते थे और फिर हम उसको रूम में बैठकर पढ़ते थे। एग्जाम के दौरान कुछ दिक्कत परेशानी होती है आप लोगों को? प्रायः होती है, ज़्यादा नहीं होती, फिर भी मान लीजिए परीक्षा में जब हम बैठते हैं, तो हमें उसके पहले राइटर खोजना पड़ता है कि हमारी परीक्षा कौन लिखेगा। तो खासकर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन स्मार्ट सिटी केवल चीज़ों का सौंदर्यीकरण नहीं है कि आप चीज़ों को सुंदर बना दिए, देखने में चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ये ज़रूरी होता है कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उसमें कितना ध्यान रख पा रहे हैं, शहरों के सुंदरीकरण में या स्मार्ट सिटी बनाने में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप रोडों को मतलब कितना एक्सेसिबल बना पाते हैं कि एक डिसेबल बच्चा या जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है या व्यक्ति है, वो उस पर कितना एक्सेसिबली आ जा सकता है। इसको आप एक वाक्य में समझें हाँ। कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके नज़र में सबका ख़्याल होना चाहिए, सब बराबर हैं। समाज में समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उसमें ख्याल होना अब देखिए, मैं अभी आईफ़ोन के बारे में आपसे बात कर रहा जी। था। आप इस आईफ़ोन को देखिए, अभी आप कॉल करेंगे, जब आईफ़ोन कस्टमर केयर से बोलेंगे कि मैं वॉइस ओवर यूज़ करता हूँ, टॉक बैक जो बोल रहा है ना हाँ। ये वॉइस ओवर बोलते हैं आईफ़ोन में इसको। मैं वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प चाहिए। वो तुरंत आपकी कॉल को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ वॉइस ओवर पर काम करने वाले लोग बैठे रहते हैं। पर आईफ़ोन के सिवा किसी भी कंपनी को देख लीजिए, किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, वहीं टॉकबैक के लिए अलग से अधिकारी, एजेंट नहीं बिठाए गए हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये अंतर आईफ़ोन अमेरिका में है, लेकिन ये अंतर मैंने देखा भारत में काफ़ी हद तक ये अंतर है। ये सिर्फ़ मोबाइलों के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आशीष ने बताया ना आपको। हाँ, पूरा विकास की जो गाथा हाँ, यहाँ पे लिखी जा रही है। जो पूरी योजना है, हाँ। उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पे फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजा राम मोहन छात्रावास में है और हमारे साथ दो छात्र हैं। आपका परिचय, नाम क्या हुआ भैया? बिल्कुल, मेरा नाम राहुल है और मैं शोध छात्र हूँ हिंदी विभाग में। और आपका? मेरा नाम रामाशीष विश्वकर्मा है। मेरा एमए का लास्ट ईयर है, पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी हूँ। तो हम बात करेंगे दोनों छात्रों से कि बीएचयू का सफर कैसा रहा उन लोगों का और अब तक उनका अनुभव क्या रहा। रामाशीष जी, कैसा रहा? जी, वैसे तो जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो सच पूछे तो मेरा सपना भी था कि मैं ग्रेजुएशन मतलब बीएचयू से ही करूं। हालांकि जब हम लोग का एडमिशन हुआ था तो उस समय कोरोना का भी दौर चल रहा था, तो मेरा एक्चुअली 1 साल का मास्टर्स और ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल का गैप रहा है। तो मेरा एडमिशन सेशन 21-22 में हुआ था, तो उस समय आप जानते हैं कोरोना का दौर था। तो 1.5 साल तो हालांकि हम लोग का घर पे ही बीता है, लेकिन इसके उसके आने के बाद से यहाँ का अनुभव काफ़ी बेहतर रहा। हालाँकि कुछ चैलेंजेस रहे जो ख़ासकर मटेरियल की उपलब्धता में थे। लेकिन क्योंकि उस समय ही ऑनलाइन लेक्चर्स और क्लासेस का दौर शुरू हुआ था, तो उस समय जो ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह है, तो उसमें अवेलेबल हो जा रहा था, तो ऐसी भी बहुत कोई वो नहीं था। राहुल जी, आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल। जो विश्वविद्यालय द्वारा आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? देखिए, पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमें जो सुविधाएँ वास्तव में मिलनी चाहिए और यदि हम आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 की बात करें, तो उसके अनुसार जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो इसे हम पर्याप्त नहीं बोल सकते। फिर भी मान लीजिए, जहाँ कुछ भी नहीं है, यदि वहाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है, काम चल रहा है, तो आप मान सकते हैं। मुझे याद है, मैं 16 में या बीए फर्स्ट ईयर में आया था, तो 16 से 19 कंटेंट का बहुत अभाव था और डिजिटल तक पहुँच हम लोग की उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो वहाँ पर जो सहपाठी हुआ करते थे हमारे, हाँ। वे पुस्तकें पढ़ के सुनाया करते थे। हम उसको रिकॉर्ड करते थे, सामान्य मोबाइलों में रिकॉर्ड करते थे और फिर हम उसको रूम में बैठकर पढ़ते थे। अभी आपको आशीष ने कुछ देर पहले प्रिंट दिखाया, नोट्स दिखाया कि हम नोट्स निकाल के पढ़ते हैं, निकलवा कर लाते हैं और पढ़ते हैं। तो और एक पुस्तक यदि आप देते हैं ब्रेल लाइब्रेरी में, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ कुछ भी नहीं था, हम दूसरे के सहारे रहा करते थे, तो वहाँ कुछ दूसरों पर जो निर्भरता हमारी थी, उसे कम करने का प्रयास किया गया है। फिर भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके आप देखेंगे कि जितनी उपलब्धता कंटेंट की होनी चाहिए, उतनी नहीं है और ये जो कैंपस बीएचयू का है, बहुत व्यस्त रहने वाला कैंपस है। आप देखेंगे निरंतर गाड़ियों का आवाज़ काफ़ी तेज रफ़्तार में भी बहुत गाड़ियाँ रफ़्तार है। लोग अभी चलाते हैं। देखिए, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले की घटना है।
2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ ब्लाइंड बच्चों का, एक तो मेरा खुद ही हुआ, 2 मेरे और साथियों का एक्सीडेंट हुआ था। तो कहने का अर्थ ये है कि बीएचयू प्रशासन में सब तो ठीक है, लेकिन एज़ अ डिसेबल सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इस पर अभी तक कुछ विशेष ख़्याल रखा नहीं गया है। और यदि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में आप बीएचयू को देखेंगे, एक्सेसिबिलिटी के मामले में, तो थोड़ा-सा बीएचयू डाउन दिखाई पड़ता है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा केंद्रीय हूँ। विश्वविद्यालय में भी हाँ, बात राम करेंगे सिंह तो जी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो हालांकि बीएचयू की स्थिति बहुत से विद्यालयों से मैं कह सकता हूं कि बेहतर है। हालांकि जेएनयू और डीयू जैसे अगर यूनिवर्सिटीज की हाँ, मैं बात उन्हीं करें की बात कर रहा था। तो उनके तुलना में देखते हैं तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, जेएनयू में क्या होता है, जेएनयू में आपको पढ़ने के लिए जिस तरह आप पुस्तक रिसीव कराते हैं लाइब्रेरी से ना, तो जिस प्रकार आप पुस्तकें रिसीव कराते हैं लाइब्रेरी से, उस तरह जेएनयू में लैपटॉप मिलता है बच्चों को। मान लीजिए मैं पीजी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो 2 वर्षों के लिए हमें लैपटॉप मिलेगा। मैं जैसे ही पीजी पूरा करता हूँ, मैं लैपटॉप को सबमिट कर दूँगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, उसको मिल जाएगा। उसके साथ जेएनयू में हर 3 महीने पे चलने के लिए छड़ी मिलती है। आप जेएनयू में जो कावेरी से लेकर के गंगा वगैरह जो हॉस्टल का जो रोड रोड मैप आप जो देखेंगे, तो वहाँ टेक्टाइल्स की व्यवस्था है, ताकि जो डिसेबल हैं, वो समझ सकें कि हमें कहाँ मुड़ना है, रोड के साइड में हम चल रहे हैं, रोड के बीच में हम चल रहे हैं। और उस वहाँ इतनी जागरूकता आप पाएँगे कि वहाँ जो दिव्यांगों के रास्ते हैं ना, उन पर सामान्य लोग बाइक लेकर नहीं चल सकते, ना खड़े हो सकते हैं। पर अपने विश्वविद्यालय में थोड़ा-सा जागरूकता का बहुत अभाव दिखाई पड़ता है हमें। हाँ वही बात है क्योंकि मंदिर भी, टेम्पल भी है, तो बाहर के भी बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे वो हाँ, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ज्यादातर जो यहाँ पे रश होता है, सड़कों पे जो ज्यादातर रश होता है वो बाहर के ट्रैफिक की वजह से ही ज्यादातर होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक बार मिले थे, जो यहाँ के वो है शिव प्रकाश सिंह सर शिव प्रकाश सिंह सर हैं, चीफ प्रॉक्टर है यहाँ के, हाँ। पूर्व चीफ प्रॉक्टर है यहाँ के। तो उनसे एक बार मिलना हो चुका है, तो इस पर नियंत्रण का प्रयास मतलब जो रोड बन रहा है आपने देखा होगा ना, हम्म। फैकल्टी आर्ट फैकल्टी वाला जो रोड बन रहा है। तो यूनिवर्सिटी कर रही है इस पे नियंत्रण का प्रयास। ऐसा नहीं है, कोशिश वो लोग भी कर रहे हैं कि इस चीज को बेहतर किया जा सके। 2 चीज़ें हालांकि थी पहले, जो कोशिशें नहीं हुई, 2 कारण मुझे दिखाई जो पड़ता है, वो ये है कि प्रशासन भी कुछ इस संदर्भ में जागरूक नहीं था। उन्हें भी कुछ जानकारी नहीं थी इस संदर्भ में कि हम क्या इनके लिए कर सकते हैं। जब हम लोग की मुलाकात पूर्व चीफ डॉक्टर से हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, तुम लोग गाड़ी चलाने की माँग करते हो। हम लोगों ने सोचा बहुत, पर कभी-कभी एक सस्पेंस क्रिएट होता है कि मान लो यदि हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो कम डिसेबल हैं, नॉन डिसेबल उस गाड़ी में चढ़ेंगे, ठीक? उन्हें हम रोक तो पाएँगे नहीं। और यदि हम छोटी गाड़ी चलाते हैं, तो संख्या अधिक है, हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग मुझे एक योजना बनाओ कि क कहाँ-कहाँ से सर्वाधिक डिसेबल रहते हैं, किन-किन फैकल्टीज़ या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हम लोग एक ट्राई करें, चलाकर गाड़ी, कि कितनी संख्या डिसेबल की गाड़ियों में सफ़र कर रही है कैंपस के अंदर। और इसके बाद से उनको एक फॉर्मेट सबमिट भी किया गया है, तो देखते हैं। मैंने दिया भी है ज्ञापन उनको, उन्होंने कहा कि मैं इसी मदद दूँगा इस ज्ञापन को। फॉर्मेट हम लोगों ने दिया है। और विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका कैसा आप लोगों के प्रति व्यवहार रहता है? आशीष पे जवाब दीजिए। देखिए, हालाँकि काफ़ी बेहतर रहा है, ख़ासकर जब मैं ग्रेजुएशन में था और मास्टर्स में, तो मैंने तो ब्रेल में कुछ असाइनमेंट्स और टेस्ट भी सबमिट किए हैं। बाकी प्रोफ़ेसर्स का मतलब नॉर्मल बिहेवियर है, हालाँकि ये नहीं है कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उस बेसिस पे कोई आपको छूट मिले, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। नॉर्मल ट्रीटमेंट है सबके साथ, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी एग्जाम के दौरान कुछ दिक्कत परेशानी होती है आप लोगों को? प्रायः होती है, ज़्यादा नहीं होती, फिर भी मान लीजिए परीक्षा में जब हम बैठते हैं, तो हमें उसके पहले राइटर खोजना पड़ता है कि हमारी परीक्षा कौन लिखेगा। तो देखिए, आप पढ़ते हैं, तो यदि आप लोग पढ़ते हैं, तो फ्री माइंड रहते, चलो भाई हम जहाँ पढ़ रहे हैं जाएँगे एग्ज़ाम दे देंगे, पर हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने के साथ-साथ कि हमारा कौन लिखेगा एग्ज़ाम, तो हमें ढूँढना पड़ता है राइटर। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर आपने राइटर ढूँढ लिया है, तो क्या वो सच में आपका पेपर लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? हाँ, जैसे वही बोलना चाह रहा था। जब मैं अभी एग्ज़ाम दे रहा था, तो हाँ, मेरे पूर्व सेमेस्टर के राइटर थीं, तो उनको किसी वजह से घर जाना पड़ा था, और मेरा 4 पेपर लिखने के बाद से फिर उनका हुआ कि मैं घर जाऊँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो जो 5th पेपर में मैंने जो राइटर ढूँढा था, उनको लिखने में तो ख़ैर समस्या जो थी वो थी ही, उनको पेपर पढ़ने में भी समस्या थी, जो क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसा कई बार होता है कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है या नॉर्मल तैयारी भी की है, जिस बेस से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, और अगर आपका राइटर ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अपने लॉसेस होते हैं फिर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा बच्चों के साथ हुआ है। मान लीजिए राइटर ने कहा हम आएँगे पेपर देने, आप चलिए हम आ जाएँगे, अपना एडमिट कार्ड हमको भेज दीजिए। हमने एडमिट कार्ड भेज दिया, हम परीक्षा हॉल में पहुँच भी गए, लेकिन राइटर नहीं आता है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद 2 बार बीए में हो चुकी है ऐसी घटनाएँ। तो ये घटनाएँ होती हैं कि हम पढ़ कर जाते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, या तो हमें स्क्राइब अच्छा नहीं मिल पाता,
तो हमें स्क्राइब मिलता ही नहीं है, या तो फिर मिलता है तो कभी समय पर आता ही नहीं। ये लेकिन चुनौतियाँ लेकिन हैं। एक और परिवर्तन आया है, खासकर ये अपने ग्रेजुएशन लेवल की जब बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन समय की, तो उस समय से एक चीज़ ये हुआ कि अब जो साइटेड लड़के-लड़कियाँ हैं, वो एक तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल हुए हैं और इन चीज़ों को लेके जागरूक हुए हैं। जैसे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कई बार अगर वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो किसी न किसी को भेज ज़रूर देते हैं वो लोग। खासकर ये जागरूकता पहले से आई है, ये हाँ। अब महसूस किया जा सकता है। देखिए, यदि भारत सरकार चाहे, जी, जी। जो हम विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं, वास्तव में इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहिए। सरकार को जो ज्ञापनों में खर्च करती है पैसे विभिन्न क्षेत्रों में, तो दिव्यांगों के लिए ज्ञापन निकालना चाहिए 1 महीने पहले से, और जो उनके क्षेत्र में प्रतिभाएँ हैं दिव्यांगों की, समाज को जागरूक कीजिए। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है ना कि जैसे अभी आपने सुना होगा राइटर गाइडलाइन चेंज हुआ था अगस्त के महीने में। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था बीएचयू उस बारे में प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो सरकारों की समस्या ये है कि आप गाइडलाइंस में चेंजेस लाते हैं, कैसा होना चाहिए राइटर, क्या उसकी सीमाएँ होनी चाहिए, मतलब कैंडिडेट किस लेवल का राइटर ले जा सकता है, वो सब है। लेकिन राइटर कौन बन सकता है या उस बारे में क्या जागरूकता होनी चाहिए, इस बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जागरूकता अभियान या इस बारे में कुछ चला हो, कि आप राइटर बन सकते हैं, उस बेसिस पे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या फ़ायदे होने चाहिए राइटर बनने के। इस बारे में कभी जी। कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं आया है। राहुल जी, हॉस्टल में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हुँ। यहाँ पे जो सहपाठी हैं, हुँ, हुँ। साथी जो रहते हैं, वो कैसे उनका बिहेवियर है, कैसा हेल्प करते हैं? यदि मैं तो बिरलावी में रहता, फिर भी मैं यहीं की बात कर लेता हूँ। हाँ। आपने मुझसे पूछा, बहुत बेहतरीन रहता है। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि सहपाठी ने हमारे पुस्तकों को रिकॉर्ड किया, पढ़ा, और हमने उसको सुन के परीक्षा दी। हमने सुन के उसको पढ़ाई की। तो वो जब भी आवश्यकता हमें पड़ती है, किसी भी क्षेत्र में, वो हमारी हेल्प करते हैं, और कभी उन्होंने हमें ये एहसास होने ही नहीं दिया कि हम उनसे अलग हैं। एक छोटी-सी घटना 16 में जब मैं आया था बीए फर्स्ट ईयर में, डॉक्टर सचिन तिवारी हैं इतिहास विभाग के, प्राचीन भारतीय इतिहास, बड़े अच्छे अध्यापक रहे हैं वो। तो जानकारी मिली कि आप लोगों को असाइनमेंट लेकर के आना है। टॉपिक दिया गया, और मैंने कल कहा था अपने साक्षात्कार में कि अधिन्यास पत्र को लिखवाना पड़ता है किसी और से, हम बोल देंगे तो वो लिखेगा। तो डेट समाप्त हो गया, तो मैंने कहा सर नहीं ला पाए हम लोग तकरीबन 8-9 लोग रहे होंगे ब्लाइंड। बोले क्यों नहीं लाए आप लोग? हम लोग कहा सर कोई लिखने वाला मिला नहीं। तो बोले कि अच्छा है बताओ, इतने लोग क्लास में बैठे हैं, कोई लिखेगा इनका असाइनमेंट? अरे जाओ कैंटीन में बैठो और नाश्ता करो, लिखो, ये बोलेंगे। 45 बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ, हम लिखेंगे सर, हम लिखेंगे। उनके सामने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो चले गए, किसी ने लिखने की हामी नहीं, तो उन्होंने एक नया निर्णय लिया। देखिए, अध्यापक की दूरदर्शिता यही होती है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए असाइनमेंट, आप प्रेज़ेंटेशन दीजिए, और आप विश्वास कीजिए कि 9 लोग मिल कर के 3 दिन तक उनके पूरे क्लास को कवर किए, तो उन्हें आना ही नहीं पड़ा था अपनी चेयर पे। तो हमने प्रेज़ेंट दिया, और आप मानिए कि जब हमने प्रेज़ेंटेशन दे दिया, तो हमारे उन सहपाठियों ने कहा कि हमें लगा कि एक बार हम आपका लिख देंगे, तो आप बार-बार हमसे हेल्प माँगेंगे, पर आज हमने देखा कि आप तो हमारे साथ, हमारे बराबर, हमसे बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। और सचिन सर ने कहा प्रेज़ेंटेशन के बाद कि देखिए, क्या आप में से कोई ऐसा है जो 150 लोगों के बीच में आके बोल सकता है? पर अभी इस क्लास में 70, 80, 90, 100 बच्चे बैठे हैं, आस-पास संख्या होगी, पर इन बच्चों ने बारी-बारी से, क्यों ना 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन या 5 मिनट ही बोल पाए हों, बारी-बारी से सारे बच्चों ने प्रेज़ेंट किया अपने टॉपिक को। तो ये बदलाव चीज़ें हैं जो देखा गया है। तो हमें भी कुछ जागरूकता लानी पड़ती है। उन्हें इस बात का एहसास कराना पड़ता है कि भाई, हम आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे, यदि हमें आप अपना समझेंगे, तो हम भी आपको अपनत्व का वही व्यवहार देंगे जो आप अपेक्षा करते हैं हमसे। रामाशीष जी, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो कभी आप लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं? जी, बहुत बार जाना वहाँ होता पे है। कैसा आप लोग? वहाँ पे तो या तो आप वॉलंटियर्स के साथ जा सकते हैं या तो आपका कोई दोस्त साथी हो उसके साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप अकेले जाते हैं तो वहाँ जाने में चुनौतियाँ काफ़ी हैं, ये तो कहा जा सकता है। बाकी छोटे मामलों के लिए तो हेल्थ सेंटर यहाँ पे है जो हाँ। काफ़ी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जाना पड़े, तो अगर आप अकेले जाते हैं तो वहाँ सच पूछिए तो चुनौतियाँ काफ़ी हैं। वाराणसी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है और स्मार्ट सिटी को लेकर के लगातार यहाँ पे कार्य भी हो रहे हैं, प्रगति के कार्य, जो विकास के कार्य होते हैं। क्या और आप लोग उसमें चाहते हैं, जो मतलब कि दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार की वहाँ पे सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ? चूँकि घाटों पे भी आप देखेंगे वैसा कोई मुझे तो सुविधा नहीं दिखती होगी। हाँ, वही मैं आपसे कहने वाला था कि ख़ासकर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन स्मार्ट सिटी केवल
चीज़ों का सौंदर्यीकरण नहीं है कि आप चीज़ों को सुंदर बना दिए, देखने में चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ये ज़रूरी होता है कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उसमें कितना ध्यान रख पा रहे हैं, शहरों के सौंदर्यीकरण में या स्मार्ट सिटी बनाने में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रोडों को मतलब कितना एक्सेसिबल बना पाते हैं कि एक डिसेबल बच्चा या जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है या व्यक्ति है, वो उस पर कितना एक्सेसिबली आ जा सकता है। इसको आप एक वाक्य में समझें हाँ। कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके नज़र में सबका ख़्याल होना चाहिए, सब बराबर हैं। समाज में समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उसमें ख्याल होना अब देखिए, मैं अभी आईफ़ोन के बारे में आपसे बात कर रहा जी। था। आप इस आईफ़ोन को देखिए, अभी आप कॉल करेंगे, जब आईफ़ोन कस्टमर केयर से बोलेंगे कि मैं वॉइस ओवर यूज़ करता हूँ, टॉक बैक जो बोल रहा है ना हाँ। ये वॉइस ओवर बोलते हैं आईफ़ोन में इसको। मैं वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प चाहिए। वो तुरंत आपकी कॉल को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ वॉइस ओवर पर काम करने वाले लोग बैठे रहते हैं। पर आईफ़ोन के सिवा किसी भी कंपनी को देख लीजिए, किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, यानी टॉकबैक के लिए अलग से अधिकारी, एजेंट नहीं बिठाए गए हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये अंतर आईफ़ोन अमेरिका में है, लेकिन ये अंतर मैंने देखा भारत में काफ़ी हद तक ये अंतर है। ये सिर्फ़ मोबाइलों के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आशीष ने बताया ना आपको। हाँ, पूरा विकास की जो गाथा हाँ, यहाँ पे लिखी जा रही है। जो पूरी योजना है, हाँ। उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे वाराणसी डीएम, वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से जो ट्रैफिक का कार्य देखते हैं? जो लोग ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी तो ख़ैर यही है कि ट्रैफिक को कितना कंट्रोल किया जा सकता है या जो आमतौर पे वो सड़कों में मदद कर सकते हैं, वो है। लेकिन इससे बात ये ज़्यादा गहरी ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, जो चीज़ों का प्रारंभिक निर्माण होता है चीज़ों का, उस स्तर पे कितना ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो जो है वो है, लेकिन शहरों के निर्माण में या सड़कों के निर्माण में अभी उसका कितना ध्यान रखा जा सकता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपने भारत के क्योंकि आप पहले कोई योजना बनाएँगे, कोई ठीक उस पर ठोस काम होगा तभी। क्योंकि आप शहरों के किनारे देखेंगे, दुकानें हैं, फुटपाथ जैसी कोई चीज़ रही नहीं है, इतना मतलब रश है रोड्स पे। तो कितना कंट्रोल कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कि हम कैसे बचें एक्सीडेंट्स होने से, तो सिंपल ही है कि आप कम से कम रोड के साइड-साइड में जो फुटपाथ होते हैं, उसको इतना बेहतर बनाइए कि डिसेबल भी चल सकें। जब मैं टेक्टाइल्स की बात आपसे कर रहा था, मानिए आप फर्श नहीं लगा सकते, ऑल ओवर लगा नहीं सकते हैं, पर कम से कम जहाँ हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, टेम्पल मंदिर, वगैरह। टेम्पल हैं, जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, तो उसकी पहचान के लिए आपने क्या किया है? खासकर जो सरकारी कार्यालय हैं या उनकी सरकारी जगह हैं, वहाँ पर कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ तो होनी ही चाहिए कि आप उनको एक्सेसिबल अभी आप कितना बना पूरे बीच सकते में हैं। घूम लीजिए, जी, जी। आपको किसी भी रोड पे पहचान के लिए सरकारी द्वारा पारित नियमावली के अनुसार आपको एक्सेसिबिलिटी सुविधा नहीं मिलेगी। ब्रेकर वगैरह हैं तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन ब्रेकर वगैरह यदि हम आरपीडब्ल्यू एक्ट की बात करें, सरकारी रूल्स की बात करें, तो ये इस दायरे में नहीं आते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ब्रेकर पहचान होता है। जी नहीं, एक्सेसिबिलिटी के बारे में ब्रेकर नहीं आता देखिए, है। ब्रेकर अपनी जगह अच्छा है, ब्रेकर हाँ, एक अच्छी पहचान है। बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा मतलब है कि कम से कम गाड़ियों की स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल करता है या आप कम से कम कहाँ पहुँच गए हैं, कौन-सा चौराहा है या अगर आप ब्रेकर अगर काउंट कर पाएँ तो ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो मतलब व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं, उसकी बात चल रही इस है। वीडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोग कुछ निवेदन करना चाहें? आशीष? हाँ, विश्वविद्यालय से अगर निवेदन की बात है तो अभी जो बात हुई अगर उसको देखा जाए तो क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है? स्पेशली उसमें सजेशन क्या ही दिया जाए? पूरा आप लोग तो समस्या बता ही दिए। ना देखिए, विश्वविद्यालय से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि हमें कैसे दूसरों पर निर्भरता हमारी कम की जा सकती है, इसके लिए प्रयास कीजिए। परिणाम स्वरूप मैंने कल के नाटक में भी जी। आपने देखा, हमने बात की, असाइनमेंट टेस्ट की हमने बात की। कैसे हम रोड क्रॉस करें तो हमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े। यानी इसके लिए आपको जो गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग है, इस पर कंट्रोल लगाम लगाना पड़ेगा और जो गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, हॉस्टल पे होते हैं या तमाम चौराहों पे जो प्रमुख चौराहों पे लगाए जाते हैं, उनके ज़रिए कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम कम से कम सेफ्टी अपनी यात्रा को जारी रख सकें। रोड्स पे सिक्योरिटी हो। जो अभी तक एक्सीडेंट्स हुए थे, उनमें कमी लाई जा सके। हालाँकि रात का तो फिर भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि रात में क्या सिक्योरिटी होती है, लेकिन कम से कम हाँ। दिन में जो और जितनी घटनाओं का भी राहुल जी ने उल्लेख किया है या जितने अदर स्टूडेंट्स के साथ जो घटनाएँ हुई हैं, वो ज़्यादातर दिन की ही घटनाएँ हैं। अभी तो आपने प्रोफ़ेसर्स के व्यवहार की बात कुछ देर पहले आशीष से की थी। हाँ।
देखिए, यहाँ भी टिप्पणी करना चाहूँगा विश्वविद्यालय से, मैं यहाँ भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम जागरूकता चलाइए। और देखिए, प्रोफ़ेसर सामान्य तौर पे बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत उनसे हमारी नहीं होती है। लेकिन मुझे उनके 2 रूप के दर्शन होते हैं। मैं खुलकर देखिए बात करना पसंद करता हूँ। एज़ अ पीएचडी स्कॉलर हूँ, शायद बिल्कुल। कोई सुने तो उन्हें अच्छा ना लगे और बहुत कुछ हो सकता है, पर मुझे डर नहीं लगता। मैं 2 रूपों के दर्शन करता हूँ। जब आप यूजी, पीजी में पढ़ाई करते हैं, तो बड़े अच्छे रूप उनके दिखाई पड़ते हैं। उनकी जो प्रतिमा है, परछाई है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ, तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो अनायास उनके अंदर का जो उनकी सोच है, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है ना? मान लीजिए मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, जब मैं शोध के लिए निर्देशक ढूँढने गया, तो मुझे लगा कि अरे फलाँ सर तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने क्लास से पूछा, "कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा तुमको?" तो मैं उम्मीद से उनके पास गया कि सर मुझे शोध कार्य करना है आपके निर्देशन में। तो तमाम सारी बातें कि मेरे यहाँ सीट नहीं खाली है बेटा, हमने पहले किसी को बोल रखा है, तमाम सारी बातें कही गईं। या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना, फ़ोन को ना उठाना, या फिर कहना कि जाइए फलाँ सर से बात कर लीजिए, अभी हम बहुत बिज़ी हैं। मतलब तमाम सारी बातें कही गई। तो कहने का अर्थ ये है कि 2 रूपों का दर्शन मत कराइए। आप प्लीज़ जिस तरह सामान्य लोगों को आप देखते हैं, हमें भी आप उस नज़र से मैंने देखिए। शुरुआत में कहा था कि ये मामला केवल विश्वविद्यालय स्तर का, किसी स्कूल स्तर का नहीं है। जब तक सरकारें खुलकर इस बारे में कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगी, आप योजनाएँ बनाइए, लेकिन वो पेपर्स पे होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सामान्य लोगों तक, सामान्य विद्यार्थियों तक, या जो प्रोफ़ेसर हैं, जो ख़ासकर, क्योंकि अगर कोई किसी से तभी जुड़ता है जब या तो उसकी जिज्ञासा हो, या तो उसको कोई उस संबंध में कोई कार्य हो। और जबकि ऐसा नहीं है, तो ज़रूरी है कि उस स्तर की जागरूकता फैलाई जाए। और इसमें सबसे बड़े कसूरवार वो लोग भी हैं, जैसे मान लें बीएचयू के अंदर, अब मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ, तो मैं रखता ही हूँ बात। मैं बीएचयू के अंदर सन 2019 में जब राकेश भटनागर सर वाइस चांसलर थे, मुझे लगता है 19 की बात रही होगी आशीष जी, तो यूजीसी का रूल आया कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राजकीय विश्वविद्यालयों में डिसेबल के लिए जो कंटेंट है पढ़ने के लिए, उसे एक्सेसिबल बनाया जाए, सड़कों को एक्सेसिबल बनाया जाए और उनके लिए अलग वॉशरूम इत्यादि की व्यवस्था की जाए। और एक कमेटी बनाई जाए, जो विश्वविद्यालय प्रशासन तक इनकी समस्याओं को रखे और उसके समाधान तक पहुँचने का प्रयास करे। तो इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, 4 लोगों की, जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफ़ेसर मृत्युंजय मिश्रा, जो अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। तो वो चेयरपर्सन आज भी अनवरत जारी है, वो आज भी हैं। पर अभी आप जब कैंपस की हालत को देखेंगे, डिसेबल के नज़रिए से आप देखेंगे, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि उन्होंने कोई काम किया नहीं है। और इसका बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल कल का समय दिया कि कल के समय में हमारे डिसेबल कम्युनिटी को यदि एक-आध लोग को छोड़ दें, तो कोई उपस्थित था ही नहीं। और मृत्युंजय कल मिश्रा, कार्यक्रम में। हाँ, मृत्युंजय मिश्रा खुद भी मतलब डिसेबल हैं, वो आर्थो हैंडीकैप मृत्युंजय मिश्रा हैं, तो वो प्रोग्राम में उपस्थित नहीं थे। और सिर्फ़ कल की प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 दिसंबर को जो प्रोग्राम हुआ, उसमें भी उनकी उपस्थिति नहीं थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप खुद भी उस समस्या से झेल करके आए हैं, आप खुद संघर्ष करके आए हैं, और यदि आपको मौका मिला अपने समाज के लोगों के विषय में सोचने का, कुछ कर गुज़रने का, तो आप कितने एक्टिव हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो प्रशासन को कुछ करने के लिए ऐसे लोगों को पद पर बिठाना चाहिए जो वाक़ई काम कर पाने में सक्षम हों, और मौका सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को आपने बिठा दिया और 19 से लेकर आज तक बना हुआ है पद पर अपने। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के शुक्रिया। लिए राहुल जी, और आपको भी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए, और हमें और हमारी समस्याओं को, ये बहुत चुनौतियों अच्छी को। बात है कि कोई और जल्दी लगातार हम लोग, रामाशीष जी, हम लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये तो मान लीजिए एक वीडियो है और लगभग 10-15-20 मिनट का हम लोग टॉक किए, क्योंकि आज का विशेष दिन था। और लगातार मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे, और किस प्रकार से लोग पढ़ाई करते हैं और किस प्रकार उनके जीवन में क्या-क्या दिक्कत सामना करना पड़ता है, उन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।